अब मैं इस सत्र की बागडोर को सौंपना चाहूंगी राहुल मित्रा जी के हाथों में। कृपया वह अब इस सत्र को संभालें। राहुल मित्रा जी। नमस्ते। आप सभी का इस ढाई आकर के विशेष सत्र में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, हिंदी वाणी है, हिंदी सोच है। हम सपने भी हिंदी में लेते हैं। हिंदी भारत देश की दिल की धड़कन है और हिंदी का प्रमुख प्रचारक देश विदेश में रहा है हिंदी सिनेमा और रंगमंच। आज मेरे साथ मंच पे दो बहुत खास मेहमान हैं, दो ऐसी हस्तियां जिन्होंने कला के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया, ना सिर्फ अभिनय में बल्कि वेब सीरीज, डायरेक्शन और रंगमंच के क्षेत्र में इन्होंने बहुत नाम कमाया। हालांकि अक्सर सवाल मुझसे पूछे जाते हैं, लेकिन आज ये काम मुझे सौंपा गया। तो आइए बातें करते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मेरे प्रिय मित्र सौरभ शुक्ला और चितरंजन त्रिपाठी का। सौरभ, आपसे शुरुआत करता हूं। हिंदी सिनेमा में अगर भाषा की बात करें तो बहुत बदलाव देखने को मिला है। शुरुआत में उर्दू, अंग्रेजी और हमारे विभिन्न प्रांतों की जो बोलियां हैं, उसका बहुत ज्यादा मिश्रण के बाद जो भाषा है फिल्म की वो बहुत बदली है। आप अपना अगर सफर देखें, सत्या, बैंडिट क्वीन से लेकर जॉली एलएलबी और हाल ही में बेहतरीन फिल्म आपकी जो अभी आई है ZEE5 पे, जब खुली किताब, और सूबेदार, इस बदलाव को कैसे देखते हो और जो दर्शकों का मिजाज बदला है उसके बारे में क्या कहना है? नमस्कार। तो ये बड़ा उलझा हुआ सा सवाल है और बहुत ही ये अक्सर सवाल क्या, ये स्टेटमेंट भी मैंने कई बार सुना है कि किस तरह से कला जो है वो भाषा को, एंड स्पेशली थिएटर और सिनेमा जो है वो भाषा को उसका विस्तार करता है। और ये फिल्म मेकर से डिमांड की जाती है कि आप उच्च कोटि की भाषा जो है वो इस्तेमाल करें। यहाँ ऐसा कितने लोग सोचते हैं? अगर एक बार हाथ उठा दे तो मैं जरा देखिए, मेरा एक पर्सपेक्टिव है, एक फिल्म मेकर का पर्सपेक्टिव होता है या एक नाटककार का पर्सपेक्टिव होता है। हम लोग भाषा नहीं लिखते हैं, हम लोग किरदार लिखते हैं। वो किरदार क्या भाषा बोलता है, हम उसके प्रति समर्पित होते हैं, ना कि भाषा के प्रति समर्पित होते हैं। यानी कि अगर आप सत्या का भीखू महात्रे या कल्लू मामा उठा के देखें तो ये वो कहता हुआ नहीं पाया जाएगा कि मित्रवर आइए पधारिए, क्या पेश करूं, दुनाली बंदूक। हाँ, वो ये भाषा नहीं कहेगा, ये गलत होगा। सो जो कमिटमेंट ऑफ फिल्म मेकर या राइटर जो है, नॉवेल राइटिंग थोड़ा अलग होता है, उसमें डिस्क्रिप्टिव बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग भी जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जिसके बारे में मेरे ख्याल से सुधीर, मैं यहां था नहीं लेकिन उन्होंने मुझे बताया, वो बात हो रही थी। और ये भी एक बड़ा लोगों का वो है कि भाई आप तो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं, आप अपने डिस्क्रिप्शंस जो हैं अंग्रेजी में क्यों लिखते हैं? तो उसका जवाब सुधीर दे ही चुके हैं कि भाई अगर मेरा साउथ इंडियन कैमरामैन है तो वो जब पढ़ रहा होगा तो भाषा तो ठीक है, वो उतना समझे ना समझे, क्योंकि उसका काम ये कि जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है उसको कैप्चर करना है, यू नो। सो दैट इज समहाउ हम लोग हिंदी सिनेमा लिखते हैं लेकिन डिस्क्रिप्शन हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं। और मैं एक और चीज बता दूं, भाषा के तौर पे मैं खुद हिंदी भाषी हूं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, अंग्रेजी मैंने बाद में सीखी।
एक्चुअली मैंने बहुत बाद में सीखी। जब मैं मुंबई शिफ्ट हुआ तब मैंने अंग्रेजी सीखी। और मैं डिस्क्रिप्शन अंग्रेजी में लिखता हूं। मैंने कोशिश की हिंदी में लिखने की, लेकिन क्या है, हिंदी में मेरी नॉलेज इतनी ज्यादा है कि मैं एक चीज को डिस्क्राइब करने के लिए मैं हो सकता 25 लाइनें लिख दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूं, ये भी एक्सप्लेन कर दूं, ये भी एक्सप्लेन कर दूं। अंग्रेजी थोड़ी कम आती है तो वो इतना ही हो जाता है, ही गेट्स अप, ही इज सैड, दैट्स ऑल। बाकी समझते रहो यार अपने अपने, है ना। तो मैं थोड़ा सा वक्त लेके आप लोगों को एक बात कह रहा हूं। तो ये भाषा का जो भार, जो लिटरेचर का जो भार है, शब्दों का जो भार है, वो थोड़ा मेरे ख्याल से इतना बेहतर नहीं है कि आप फिल्म मेकर या फिल्मों पे डालें। ये जितनी फिल्मों की इन्होंने बात की, इन्होंने मेरी फिल्मोग्राफी में से कुछ 4-5 फिल्में इन्होंने बताई हैं। सत्या, हिंदी भाषा क्या है उसके अंदर? अगर हिंदी लिटरेरी भाषा की आप बात करें, ना उसमें कालिदास का कुछ अंग है, ना उसके अंदर मोहन राकेश का अंग है, ना उसके अंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र का कोई अंग है। क्योंकि जो भाषा वो लोग बोलते हैं वो तो जो गोली मारने वाले लोग हैं, जो धंधा चलाने वाले लोग हैं, जिस शहर में रहते हैं, किस जगह से आए हैं, उसके प्रति वो ज्यादा समर्पित है। बैंडिट क्वीन, वो तो पूरी धौलपुर की लैंग्वेज हम लोगों ने जाके वहां पर बाकायदा हम लोग रहे थे, और हम लोगों ने सुन सुन के कि भाई वो बात क्या करता है। मैं वो शब्द नहीं बोल सकता यहां पर, वो शब्द बड़े आराम से इस्तेमाल करते हैं वो लोग। ठीक है, हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम बहुत दोस्तों में इस्तेमाल करते हैं। वहां बहुत खुलेआम इस्तेमाल होते थे वो शब्द, तो वो सारे इंक्लूड किए गए जो कि फिल्मों में, उस फिल्म में हैं। और उस टाइम पे, उस समय में लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था कि अरे यार, ये गाली कैसे आ गई पिक्चर में। अरे भाई, वो आपके समाज का पार्ट है। तो फिल्म मेकर हमेशा जो है, अगर वो आपको टिटलेट नहीं करना चाहता है तो उसकी कोशिश यही होती है कि भाई जो जैसा है जीवंत, मैं उसको वैसा पकड़ूं। उसमें टिटलेशन का पार्ट भी आता है, ऐसा नहीं है, तो खैर उसमें वो एक अलग ही बहस है। तो मैं भाषा को जिस तरह से देखता हूं, देखिए मैं इतना जानता हूं, मैं बाकी फिल्मों में क्या भाषा हुई है क्या नहीं हुई है मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूं। मैं अपने बारे में आपको बता देता हूं, मेरी भाषा बहुत बदल गई है। मेरी भाषा जो विकसित हुई थी वो कॉलेज के बाद हुई थी या कॉलेज के दौरान हुई थी। वो इसलिए क्योंकि मैंने उस वक्त थिएटर ज्वाइन किया था और मैं हिंदी थिएटर करता था। तो मेरी आम बोलचाल की जो भाषा थी वो ज्यादा शुद्ध हिंदी की तरफ थी। ज्यादा मतलब उसमें उर्दू बहुत थी, लेकिन हिंदी उर्दू थी, अंग्रेजी बहुत कम थी उसके अंदर। तो ये शब्द मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था कहना, करे यार प्रताड़ित मत करो यार, ये सच बोल रहा हूं मैं, ये मेरे लिए बहुत आसान था। हम लोग आपसी भाषा में जब कल, अरे रहन दो यार, तुम प्रताड़ित मत करो यार, है ना, ये निकल जाता था। अब ये शब्द मेरे पास है नहीं, मैं जानता हूं इस शब्द को, लेकिन वो खुद ही कहते वक्त मेरे को लगता है यार तू क्या बोल रहा है, क्योंकि अब मैं ऐसे समाज में हूं जहां मैं लगातार अंग्रेजी का इस्तेमाल करता रहा हूं। तो जो भाषा मैं पहले बोलता था वो भाषा अब नहीं है। पहले भी खूबसूरत थी, आज भी खूबसूरत है। कहने का अर्थ यह है कि जनरेशन्स के साथ, जैसा मैंने अभी थोड़ा पहले भी सुना, ये अक्सर बात कही जाती है कि हमें भाषा को बचाना चाहिए, जरूर बचाना चाहिए, वो हमारी धरोहर है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर भाषा बदलती नहीं है तो फिर वो किसी काम की नहीं है, वो कहीं नहीं जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप बच्चे पैदा होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं, कोई बोले कि नहीं साहब इसको यार ऐसा ही रखो, सोचिए कैसा जीवन होगा। आप गोद में ही हैं, वो आप बढ़ाने नहीं दे रहे उसको। तो जब आप बढ़ेंगे तो दाढ़ी मूंछ भी आएगी, मर्द हैं तो दाढ़ी मूंछ भी आएगी, महिलाएं हैं तो बाद में आके पीरियड्स भी होंगे,
तो ये सारी चीजें तो होंगी ना भाई, फिर आप बूढ़े भी होंगे, फिर झुर्रियां भी आएंगी, फिर मृत्यु भी होगी। तो मेरे ख्याल से भाषा भी उसी पैटर्न पे है। ये हालांकि हो सकता है बात बाद में आए, मैं सॉरी, मैं बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में हैं। मेरे बचपन में दूरदर्शन होता था खाली तब, बाकी ये सब टेलीविजन्स नहीं थे। दूरदर्शन में संडे को दोपहर को रीजनल फिल्म दिखाई जाती थी और शाम को हिंदी फिल्म दिखाई जाती थी। और हिंदी फिल्म तो देखते ही देखते थे। मुझे फिल्मों का बड़ा शौक था, मैं रीजनल फिल्में भी देखता था, जिसमें मैंने मलयालम फिल्में देखी हैं, तमिल फिल्म देखी है, बंगाली फिल्म देखी है, उड़िया फिल्म भी देखी है, कोई फिल्म देखी है। कोई सबटाइटल नहीं होता था, पिक्चर मुझे पूरी समझ में आती थी। फिल्म is a medium of visuals. It is not a medium of language. Please understand. Film doesn't like words. If film में कहते हैं, अगर आप जो शब्द से कह सकते हैं, अगर वो आप बिना शब्द के कहेंगे, तो वो ज्यादा बेहतर आर्ट है, रादर देन उसमें शब्द भरे। एक मैंने लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल गया था मैं, बड़ा मजा आया था। विदेश गए, फ्री में गए थे, फिल्म गई थी हमारी। मैंने वहां एक फिल्म देखी थी। इट वॉज अ जापानीज फिल्म एंड इट वॉज अ व्हाट वी कॉल इज अ मल्टी स्टोरी और अ मल्टी ट्रैक फिल्म, कि एक किरदार आपने इधर पकड़ा, एक किरदार उधर पकड़ा, एक किरदार, वो उनकी अलग अलग जिंदगी है। एंड देन द फिल्म समहाउ मेक सेंस अबाउट देयर लाइफ। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, लाइफ इन मेट्रो जैसे आप लोगों ने देखी होगी, या ऐसी बहुत सारी फिल्में मॉडर्न उसमें बनती। इट वॉज दैट, द लैंग्वेज वॉज जापानीज। वी हैड 2 सबटाइटल्स, वन वॉज इटालियन, वन वॉज जर्मन। तीनों में से कुछ नहीं समझ में आता, बट आई गॉट द फिल्म, आई क्राइड इन द फिल्म, आई लाफ्ड इन द फिल्म। Yes, of course, I couldn't get the very fine nuances of language, but I got the film. And that is what a film is all about. That's what I want to say. Thank you. बहुत अच्छी बात की आपने कि किरदार की जो भाषा है वही फिल्म की भाषा होती है। चित्ररंजन, अगर बात करें, सिनेमा ने जोर डाला हिंदी के प्रसार पे और रंगमंच ने गहराई पे। ये भी कहा जाता है अक्सर कि शुरुआती दौर में जब हिंदी फिल्मों की अगर बात करें, तो उसमें जो हमारे उस समय के महान हिंदी लेखक थे या कवि थे, उनको वो जगह नहीं मिली हिंदी फिल्मों में जो मिलनी चाहिए थी, लेकिन रंगमंच ने उनको अपनाया। तो क्या इस संदर्भ में आपको लगता है कि भारतीय रंगमंच की कंट्रीब्यूशन ज्यादा रही है अगर हम कंपेयर करें सिनेमा से? हाँ, क्योंकि सिनेमा को अभी हम लिटरेचर के दायरे से बाहर रखते आए हैं और नाटक को नहीं रखा गया है। थोड़ा सा अनमन ढंग से नाटक को उस दायरे में रखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें अगर भाषा की प्रचार प्रसार की तरह से हम देखें तो नाटक का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, पर यह कंट्रीब्यूशन बनाया गया है। सिनेमा में भी इतनी अच्छी अच्छी लिरिक्स होते हैं, तो उसको कभी हम लिटरेचर का एक भाग नहीं मानते हैं ज़्यादातर। और क्योंकि साहित्य का उद्गार ज़्यादा होने लगा नाटकों में, तो इसलिए सिनेमा में जिस तरह से सौरभ भाई कह रहे थे कि एक किरदार के बारे में हम लिखते हैं, तो वो किरदार के बारे में लिखना शायद कहीं कहीं उसकी प्रॉब्लम आई है। अभी इन दिनों जिस तरह के नाटक लोग लिख रहे हैं, भले ही उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड दे ना दे, उसको कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज का डिपार्टमेंट अवार्ड दे ना दे, भले ही उसको सेमिनार का हिस्सा ना बनाया जाए, बट अभी जो जिस तरह के नाटक
नए तरह से लोग लिख रहे हैं, वो भी उसी तरह के किरदार की पर्सपेक्टिव से लोग सोचना शुरू कर चुके हैं, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं सबकी अपनी अपनी एक खूबी होगी कि वो किस तरह से सोचता है, किस तरह से बोलता है। हिंदी साहित्यिक अगर 4 भी बैठे होंगे, चारों ने जब अपने अपने बारी जब आए अगर मुंह खोलेंगे तो साहित्यिक होने के नाते चारों के जो भाषा का चयन, मतलब शब्दों का चयन, वो अलग होगा, क्योंकि वो बेसिकली अलग अलग किरदार हैं। उसको कहीं ना कहीं शायद हमने थोड़ा बहुत मिस किया होगा, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा हो रहा है। अभी तो बाउंड्री सब हट रही है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि ये सिनेमा है, यही सिनेमा है, ये रंगमंच है, यही रंगमंच है। तो अच्छा है, बाउंड्री धीरे धीरे हट रही है, यानी कि लोग शायद जरूरत से अधिक विद्वान बन रहे हैं, समझदार बन रहे हैं। बिना लिखित मुझे किसी का परमिशन नहीं चाहिए आज लिखने के लिए। जैसे मैंने एक नाटक डायरेक्ट किया था 28 साल पहले, तो मैं एनएसडी से जस्ट निकला ही था, ताजमहल का टेंडर। वो नाटक को क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट ने लिखा था, इसलिए उसको उस समय के जो दिग्गज बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड शायद लोगों को लग रहा होगा, ये जो एक अहंकार आता है कि हम थिएटर के हैं, हम ही लिखेंगे, तुम लिखोगे, तुमको क्या पता है लिटरेचर के बारे में, यू आर ए ब्यूरोक्रेट। बट यकीन जानिए वो नाटक पिछले इतने सालों में वन ऑफ द बेस्ट सटायर्स वी हैव इन हिंदी लिटरेचर। और 28 साल से वो नाटक अनवरत एनएसडी खेल रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो बहुत छोटा था, जस्ट पास आउट हुआ था। मेरे उस समय के जो निदेशक थे बजाज साहब, उन्होंने कहीं, मैं एक एमेच्योर प्ले कर रहा था बेसमेंट में श्री राम सेंटर में, उन्होंने देखा और मुझे उन्होंने कहा कि तू बड़ा नाटक करेगा। मुझे लगा कि वो आशीर्वाद कर रहे हैं कि तू आगे जाके कुछ करेगा। वो 5 दिन के बाद कहते हैं कि तू रेपेट्री के साथ प्ले कर। मेरे समझ से बाहर था, क्योंकि रेपेट्री में नाटक करने के लिए आपको प्रचुर वो चाहिए, बहुत सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि रेपेट्री में हम मान के ये चलते हैं कि बहुत उम्दा कलाकार वहां आते हैं। सिनेमा में चमकने के बाद मेजॉरिटी आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करता है, क्योंकि उस मीडियम का वो ताकत है। लेकिन सिनेमा में आने की जरूरत नहीं है। अगर वो एक्टर है, उसको सिनेमा में ही आके वो एक्टर बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक इत्तेफाक है कि आज मैं सौरभ भाई के साथ बैठा हूं, वैसे मुंबई में मैं भी इतने साल रहा, उनको बहुत बार मैंने देखा, पर मेरे में वो गट्स नहीं थी कि मैं उनके पास जाके नमस्ते करूं, क्योंकि नेचुरली इज अ बिग एक्टर, बिग स्टार। तो लोग बाग होते हैं तो हम लोग दूर से देखते हैं कि हम इनको जानते हैं। तो जब मैं फर्स्ट ईयर की एग्जाम देने आया था, फर्स्ट ईयर बोला, जो एनएसडी का फाइनल वर्कशॉप था, उन दिनों ऐसा होता था कि रेपेट्री का समर फेस्टिवल, जानबूझ के ऐसी टाइमिंग होती थी कि जितने सारे लोग आते थे अलग अलग प्रांत से, उनको नाटक दिखाया जाता था और अगले दिन उसके ऊपर डिस्कशन और सब कुछ होता था। मैंने सौरभ भाई को देखा 2 नाटक में, घासीराम कोतवाल में देखा, राम शिव हरि मुकुंद मुरारी गाते थे, जबरदस्त। उसके बाद मुआवजे में देखा, सुथरा का रोल करते थे। वो जब मैंने देखा, तब तो भी सिनेमा में आए नहीं थे, मैंने मन में सोचा, मैं उड़ीसा से हूं एक्चुअली, सो मैं का हिंदी व्यक्ति हूं, की का गड़बड़ हो रहा होगा तो मुझे माफ कीजिएगा। हाँ जी, सीख गया यहाँ। तो मैं सोच रहा था कि यार क्या अभिनेता हैं, क्या एक्टर हैं। सो मेरी जो मेमोरी है उसके लिए जॉली एलएलबी तो है ही, बट उसके साथ साथ वो जो मेमोरी है, उसके बाद फिर बैंडिट क्वीन में इनको देखना, मेरे लिए इनके लिए रिस्पेक्ट इसलिए नहीं बढ़ा कि वो पर्दे पे आ गए। मेरे लिए वो फर्स्ट डे आई वाज क्लीन बोल्ड, कंप्लीटली सोल्ड आउट कि भाई ये एक्टर हैं। तो क्या बोल रहा था मैं, क्या बोल रहा था? इससे पहले कि आप आगे बोलें, मैं पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं चित्रंजन, कि आपने इतना रिस्पेक्ट दिया। लेकिन मैं ये भी समझ गया कि आप भी मुझे गलत समझे कि आज आपने कहा कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी।
मेरी कभी हिम्मत नहीं पड़ी लोगों से मिलने की, और आपकी मुझसे मिलने की हिम्मत नहीं पड़ी, तो फिर तो सोच लीजिए क्या हाल है। नो, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैग्नेट होता है ना, हाँ, एक ही पोल होता है तो चिपकते नहीं है। भगते रहते आप हैं। भी, हाँ, आप भी संकोची हैं, मैं भी संकोची हूँ, इसलिए हम मिल नहीं पाए, बट विधाता ने यहाँ मिला, क्या देखिए जबरदस्त ना, है। असंकोची है हमारे साथ, तो इन्होंने मिला दिया। तो कुछ ताजमहल की बात हो रही थी, तो इस तरह के नाटकों का भी लेखन में भी लोगों को थोड़ा सा कुंठा रही कि ये क्या लिखेगा, वो क्या लिखेगा, ट्रस्ट नहीं रहा लोगों को, अपनी अपनी राजनीतियां भी रही, अपनी अपनी सिकाई भी रही रोटी की, ये सब चलता रहा। उस वजह से काफी सफर किया, अभी भी है, क्योंकि जब तक इंसान जिंदा है वो मानवीय प्रवृत्ति रहेगी। लेकिन अभी काफी कुछ चेंज हुआ है, डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है बिकॉज ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। क्योंकि आज कुछ नहीं, मेरा अगर कोई पब्लिश भी नहीं करता है तो भी मैं एक कुछ लिख के डाल सकता हूँ ट्विटर पे, फेसबुक पे, कोई चाहे तो पढ़ लेगा, नहीं चाहे तो नहीं पढ़ेगा, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ेंगे जरूर लोग। और 10 से 100 से 1000 पाठक मैं एकजुट कर सकता हूं। उसके लिए मुझे कोई पब्लिशर के पास जाके बहुत प्रयास करने की जरूरत शायद ही पड़े अभी। तो इस तरह से हुआ है। और जहां तक भाषा का सवाल है, मैं तो उड़ीसा से हूं और मैंने ताजमहल का टेंडर किया जो 28 साल से चल रहा है। मैंने उड़िया फिल्में तो नहीं करी उतनी जितनी हिंदी फिल्मों में मैंने काम किया है, छोटे छोटे रोल्स किए हैं। और छोटे रोल्स इसलिए किया क्योंकि मैंने सुना था और पढ़ा भी था एनएसडी में, स्टानिस्लॉवस्की कहता था कि भाई कोई किरदार छोटा नहीं होता है, एक्टर छोटा या बड़ा होता है। तो उसके चक्कर में लगा कि कर चलो, जो भी मिलता है करो। तो वो सब किया। और उसके बाद समुद्र मंथन एक नाटक हम लोगों ने किया एनएसडी में 2 साल पहले। वो तब तक का सबसे बड़ा माउंटिंग था प्ले का। तकरीबन 100 कैरेक्टर्स उसमें आते हैं, जिसमें डांसर्स भी होते हैं, छाऊ के, उड़ीसी के, एटसेट्रा एटसेट्रा। हाल ही में मैंने तमस भी डायरेक्ट किया, जो कि विष्णु साहनी जी का। मेरे कहने का अर्थ ये है कि एक स्टेप के बाद अगर आप इंसान हैं, अगर आप में वो सेंसिबिलिटीज हैं, जैसे सौरभ भाई ने बोला वो जापानीज फिल्म में देख के रोया और हंसा, कुछ न्यूआंसेस शायद मिस हुए होंगे बट फिर भी वो आपको कैप्चर कर गया। तो लिटरेचर का जो कालजयी लिटरेचर है उसका काम ही यही है कि वो आपको कंप्लीटली अरेस्ट कर लेता है, अगर आपकी सेंसिबिलिटी और आपका माइंड थोड़ा सा खुला हुआ है तो। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। अभी इनकी बात सुनते सुनते मुझे थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी हो तो मान लेना, क्योंकि ये ऐसा ही है। एप्रिसिएशन 2 वजह से हो सकता है। एक, बिकॉज यू लाइक इट, एक बिकॉज यू स्केर्ड ऑफ इट। मैं अगर किसी चीज से, अगर मुझे किसी चीज का डर है कि नहीं अप्रिशिएट करो, तो मैं अप्रिशिएट करूंगा बिकॉज आई एम फोर्स्ड, बिकॉज आई एम स्केर्ड। एक है कि मन से ही लगा, अरे यार ये तो बहुत अच्छा है। दोनों तरीके से होता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैं ये अक्सर सुनता हूं कि हमारी भाषा भ्रष्ट हो रही है, खत्म हो रही है। दिस इज स्केयरिंग, यू आर स्केयरिंग पीपल कि देखो ये खत्म हो जाएगा, इसका अंत हो जाएगा। ये थोड़ा सा एक तरीका है। एक है भाषा को जो नहीं समझता है उसको समझाना। मेरे फादर जो थे वो बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे, संगीतज्ञ थे, ट्रिपल एमए थे, हिंदी में एमए थे, हिस्ट्री में एमए थे, और म्यूजिकोलॉजिस्ट थे। वो म्यूजिक में एमए थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो इतने अच्छे टीचर थे। हम 2 भाई हैं। मेरा बड़ा भाई जो है वो मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाता था तो मारता था, तो मैं लड़ पड़ता था। मैं अपने फादर को बोलता था मैं नहीं पढ़ूंगा इनसे। तो मेरे फादर उससे मैथमेटिक्स पढ़ते थे और फिर मुझे पढ़ाते थे।
मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। एनएसडी का वो होने जा रहा था। मैं कविताएं नहीं पढ़ता था, मुझे, और हिंदी से बड़ा डरता था मैं। ये बहुत जो गूढ़ हिंदी होती है ना, जयशंकर प्रसाद, और वो बहुत डरता था मैं। तो एनएसडी में आपको वो दिए जाते हैं, पीसेस दिए जाते हैं, उसमें रश्मि रथी दिया जाता था, रामधारी सिंह दिनकर का रश्मि रथी। तो वो तो देखते ही मैं ऐसे देखा, मैंने पैसेज दिया हुआ है, मैं वैसे ही डिप्रेस हो गया। मैं कहा अरे यार कविताएं, मतलब ये तो कवि का ये भाव है या क्या कहना चाहता है। तो मेरे फादर बैठे हुए थे, बोले क्या हो रहा है? तो मैंने कहा नहीं ये ऑडिशन में, मतलब जो भी इंटरव्यू में ये सब पूछा जाएगा, ये तो कल तो क्या है। तो देखो, मैं कहा मैं मुझसे ना पढ़ा जाता है, समझ में आता नहीं है। तो बोले अच्छा दिखाओ कौन सी कविता है। तो उन्होंने लिया, आधा घंटा उन्होंने पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि सौरभ सुनो, इधर आओ, मैं बताता हूं क्या है ये। अब कविता जरा थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, पर जन पर असी न उठाएंगे। पर बड़ा लंबा है। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। करेक्ट, ये कविता है, महाकाव्य है, बहुत बड़ी बढ़िया कविता है। मेरे फादर ने कहा देखो सौरभ, तुम कविता बोल जाओ, पहले इसमें देखो क्या खूबसूरत रिदम है यार। मैंने क्या रिदम है? बोले दा 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 दे दा 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 दा। ये चिपक गया। मैं कहा ओ ये तो बड़ा अच्छा है। मैत्री की राह बताने को दा 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 दे दा दे तो, because he was a person of music and it changed everything for me. And I have read this book. ये हमेशा मेरे पास इसकी 3-4 प्रतियां रहती हैं। मैं पिछले 40 सालों में इसको हजारों बार पढ़ चुका हूं। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट कविताओं में मेरे फादर ने इस तरह से दिया था। एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूं। मेरा मैथमेटिक्स बहुत खराब था, मैंने अभी बताया आपको। मुझे पहाड़े याद नहीं होते। 3 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, 7 का पहाड़ा बोलेंगे, मुझसे नहीं होता। मेरे फादर ने एक पहाड़ा मेरे को सिखाया था, मैं आज भी आपको सुनाता हूं। वो 15 का पहाड़ा था। 15 एक कम 15 दूनी 30 तियां 45 चौको 60 पंजे 75 छिक्का 90 सत्ते 5 अट्ठे 20 नवा 35 धाम 150। That's why I call my father a great teacher. आप डराते नहीं हैं, आप उसमें उत्सुकता पैदा करते हैं। आप अपनी भाषा को, अपने कल्चर को बचाना चाहते हैं, उसमें प्लीज उत्सुकता पैदा करिए। उसमें दोष मत पाइए जो उसको नहीं जानता है। That's it. बहुत खूब। और सौरभ, जब हम सभी बचपन में, एक बात मैं जोड़ना चाह रहा हूं कि जबरदस्त है, इन्होंने कहरवा बता दिया, जिनको संगीत पता हो, जो पिताश्री थे, उन्होंने जो भी बताया, दोनों पहाड़ा भी ये भी, और कहरवा जो है वो आप कभी सोचिएगा, जिनको भी पता है, वो आपके बहुत 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 ज्यादा करीब है। और पहाड़े से याद है, मैं भी बचपन का पहाड़ा याद कर रहा था उड़ीसा में, तो हम दादरा में सीखते थे, ये कहरवा में सीख के आए। तो मतलब
इन्होंने डा 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 धक धक नक दिना धक धक वो चल रहा था, हमारा था धा दिन दुई के दुई दुई दूने चारी दुई तीन छ दुई चो आठ दुई पंचा 10 1 2 3 1 2। तो हम सब उधर वाले थे, अब ये 4 थे तो नॉर्थ आगे चला गया, हम थोड़ा पीछे रह गए। नॉर्थ का और एक खासियत ये है कि दोनों भगवान यहीं आ गए, तो इसलिए वर्चस्व भी नॉर्थ का थोड़ा ज्यादा रहा पूरे भारतवर्ष में। तो अभी क्योंकि बाउंड्रीज अभी पिघल रहे हैं तो शायद धीरे धीरे सब हम एक हो जाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम। जय हिंद। आगे मुझे याद है जब बचपन में हम किराने की दुकान पे जाया करते थे तो वहां जाके यही बोलते थे कि भाई एक साबुन देना, एक तेल देना। कोई चॉइस तो होती नहीं थी, और जो वो देता था हम घर ले आते थे। और फिर आया शॉपिंग मॉल, और हम सबके हाथ में थमा दिया गया एक शॉपिंग कार्ट। चीज को उठाओ, देखो, अगर पसंद नहीं आया तो वापस रख सकते हो। सो जो चॉइस है वो आ गई हमारे हाथों में। ओटीटी ने वही किया दर्शकों के साथ, द पावर ऑफ चूजिंग कंटेंट। और कोविड में हम सब ने देखा, अगर किसी एक मीडियम ने हमें एंटरटेन रखा, वो ओटीटी था। तो सौरभ, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने फिल्मों में और ओटीटी में ये दोनों मीडियम्स में इतना शानदार काम किया, एंड आई थिंक यू वन ऑफ द रेयर आर्टिस्ट जिन्होंने बहुत काम किया। आप उतने ही बिजी रहते हैं ओटीटी में भी और सिनेमा में। और ओटीटी मैं शायद जब नेटफ्लिक्स का जो पहला स्लॉट आया था, तो मैंने नेटफ्लिक्स के लिए एक ओरिजिनल फिल्म बनाई थी, टोरबाज विद संजय दत्त। और उस समय मुझे लगा था कि ज्यादा लोग देखेंगे, और इसलिए मैं वो फिल्म नेटफ्लिक्स के लिए बनाना चाहता था, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो क्या आपको लगता है कि ओटीटी खतरे की घंटी है फिल्मों के लिए? क्या ये दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, को थ्राइव करेंगे, कि एक दूसरे को खत्म कर देंगे? क्या कहना है आपका? इसके जवाब कई तरीके से दिए जा सकते हैं। टेलीविजन आया, सी एवरी फॉर्म विच कम्स, you should not be scared of it. It finds its own place. It finds its own idiom. वो अपनी भाषा, idiom, अपनी जरूरत, सब चीजें ढूंढ लेता, and same is with OTT. That is very, very clear. बल्कि खुश होना चाहिए. There is a new medium. Now, what is the difference between its? So, let's talk about cinema, television, and OTT. As a medium, technically, what are they? They are 2D images. They're all 2D images. So what is the big difference? The difference is in how you approach it. सिनेमा का एक लैंग्वेज है, एक उसका एथिक्स है, आप उसको कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, सिनेमा फॉर एग्जाम्पल 2-2.5 घंटे 3 घंटे की फिल्म होती है, तो उसका कहानी का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हम फॉलो करते हैं। हमें क्या कहना है, हम एक मूल जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसकी कहानी के आसपास चीजें जोड़ते हैं, लेकिन मूल कथा जो है वो स्पाइन के तौर पे वो चलती है। करेक्ट। टेलीविजन आया, वो अनलिमिटेड हो गया कि भाई आप बनाते रहो, जब तक लोग देखते रहेंगे तब तक चलेगा। ये बहुत कॉमन हुआ हमारे यहाँ। तो क्या हुआ कि हमें समझ में आया है कि यार हमें कोई किसी के प्रति हमें कुछ कमिट करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे आज ये अच्छा लगा तो इसको पकड़ गए, इसके बारे में कुछ भी कह दूं। होल्डिंग पावर शुड बी द मेन थिंग, दैट इज व्हाट। और फिर उसके बहुत सारी चीजें बनी, जो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं दैट हमें बताया जाता था एज मेकर्स। हमें समझाया गया कि देखिए आप टेलीविजन बना रहे हैं, तो टेलीविजन कौन देखता है? जब महिलाएं घर में काम कर रही होती हैं तो वो भी देखती हैं। तो वो सब सामने बैठ के नहीं देखती हैं, वो बीच में भिंडी काटने भी जाती हैं, रखने भी जाती हैं, गैस को कम करने जाती हैं। तो एक डायलॉग को 4 बार जरूर बोलिए ताकि वो एक बार तो पकड़ ले कहीं। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं ये सच बोल रहा हूं, ये सच्चाई है। तो उसने अपना रूप बनाया। व्हाट इज ओटीटी? ओटीटी इज समवेयर इन बिटवीन. It is not a collective experience like cinema.
कि आप थिएटर में गए, आपने बैठ के सारा देख। इट्स अ वेरी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। आप कान में लगा के, आप मोबाइल पे या आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं, सो यू कैन वॉच द कंटेंट which doesn't make you uncomfortable when you're sitting with your mother or with your children or with your friends. You can process it all by yourself. So you can see much more edgier content, much more a content which can really shake you or you know whatever. मुझे राइट वर्ड नहीं मिल रहा है, यही होता है भाषा ठीक से ना बोलो तो शब्द नहीं मिलते हैं आखिर में. सो इट्स फाइंडिंग इट्स ओन ग्राउंड एंड इट हैज द एथिक्स ऑफ अ फिल्म. It is not like television that put the camera wherever, it doesn't matter, just take a trolley shot and take another trolley shot and keep cutting it. No, it is like film. The filmmakers on OTT, they make longer format films. So a film is of 2 hours today, they make 8 hours film. And which is beautiful. It's another art form. कि आप 8 घंटे की फिल्म कैसे बना के लोगों को होल्ड कर सकते हैं, कितने सारे कैरेक्टर्स को मल्टीपल प्रोटैगनिस्ट आप रख सकते हैं, जबकि फिल्मों में प्रोटैगनिस्ट एक ही होता है, ज्यादातर एक ही प्रोटैगनिस्ट होता है. सो आई थिंक दैट इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग एंड वी शुड ऑलवेज डू दैट विद टेक्नोलॉजी. मुझे तो एआई बहुत पसंद है और मैं यहां आपके सबके सामने बताता हूं, मैं पिछले साल मैंने बहुत ज्यादा शूटिंग नहीं की है, मेरी फिल्में बहुत रिलीज हुई, शूटिंग नहीं की. मैं 4 महीने घर पे बैठा हुआ था, मैंने कहा बॉस कुछ हो जाए मैं खाली नहीं बैठ सकता. मैंने उठा के एआई खुद बाय ट्राइंग हिट एंड ट्रायल रन पे मैंने उसको सीखा है. तो प्लीज सीखिए, बहुत मजेदार चीजें हैं, चाहे वो एआई हो, चाहे कोई टेक्नोलॉजी हो, नई भाषा हो, जो भी हो, जो भी नया है वो अच्छा है. That's all. इससे पहले कि आप फिर से सौरभ भाई से पूछें, मैं थोड़ा सा, टॉपिक है रंग अभिनय. रंग का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर से, क्योंकि सिनेमा के ऊपर तो आज का टॉपिक नहीं था. रंग अभिनय. अब क्योंकि एआई और बाकी चीज़ों के बारे में बात हो रही है और हम सब थिएटर के लोग हैं, तो ऐसे में भी लोगों को लग रहा है कि एआई आ गया तो थिएटर को खा जाएगा. और ऐसे में अभी पाया गया है, अभी एनएसडी में हमने अभी भारत रंग महोत्सव खत्म किया है. 25वां भारत रंग महोत्सव था. आप लोगों को सुन के बहुत खुशी होगी, गर्व भी होगा कि ये आज दुनिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है. ताली बजाइए भारत के लिए. एनएसडी उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है. इट इज बियॉन्ड एनएसडी राइट नाउ. इट इज ऑल अबाउट माई कंट्री, द प्राइड ऑफ माई कंट्री. क्योंकि हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उतनी पब्लिसिटी नहीं कर पाते हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं. और ओलंपिक में कोई गोली मार देता है, गोल्ड ले लेता है या ब्रॉन्ज भी ले लेता है, तो कितना आता है पेपर में, सब चीज में. नाटक जो है ये भी एक खेल है. अंग्रेजों ने बाद में उसको प्ले बोला और नाट्यशास्त्र में इसको नाट्य क्रीड़ा कहा गया. सो आज जब हम खेलो इंडिया खेलो कह रहे हैं, तो मीडिया के लोग बढ़ चढ़ के इसके ऊपर लिखना चाहिए. खैर, एआई के होते हुए ये हमने हर एक कॉन्टिनेंट में किया, इस बार हर एक स्टेट में किया, हर एक यूटी में किया, हर एक कॉन्टिनेंट में किया. और भारत के लिए गर्व की बात यह है कि हमने अंटार्कटिका में भी कर दिया, जहां पे थिएटर आज तक नहीं हुआ है. ऐसे में लोग पूछते हैं एआई आ गया भैया तुम्हारा क्या होगा. मैं कहता हूं हमारा फ्यूचर तो ब्राइटेस्ट है. इसलिए क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. जो मेरे पास है वो उसका बाप है. आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस मेरे पास है. सो टिल द टाइम वी हैव आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस, we will always be curious about our surrounding, the happenings and many things. थिएटर वही सब तो कैटर करता है. और दूसरा
वर्चुअल वर्ल्ड में आप कितना रहेंगे, एक समय पे आपको लगेगा मैं एक उस इंसान को देखना चाहूंगा जो मेरी दुनिया के बारे में कोई कहानी मेरे सामने रखेगा, जो चिल्लाएगा तो उसके नसें मुझे दिख जाए, जो दौड़ेगा तो उसकी हाँफती हुई एक्चुअल आवाज ना कि फॉली हो, फिल्म में फॉली डाल देगा कर देगा, दौड़ रहा है तो ठप 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 कर देगा। सो ये सच में हो तो जितना आप वर्चुअल वर्ल्ड में जाएंगे उतना आप सच्चाई की तरफ, सचमुच की दुनिया की तरफ आप दौड़ेंगे, भागेंगे, क्योंकि दैट विल बी द न्यू क्राइसिस। उसको हैंडल करने के लिए यू विल हैव टू कम बैक टू थिएटर। जय रंगमंच, जबरदस्त। चित्ररंजन, मेरा अगला सवाल यही था, धन्यवाद, आपने ऑलरेडी जवाब दे दिया। ओटीटी की मैं सिर्फ बात कंटिन्यू करते हुए ये कहना चाहूंगा कि ओटीटी मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फायदा हुआ है थिएटर आर्टिस्ट को, क्योंकि वो ओटीटी ने क्या किया है, डेसिमेशन ऑफ द स्टार सिस्टम। आप स्टार हैं इसलिए आपको ओटीटी पे काम नहीं मिलेगा, आपको अभिनय और आपके लिखावट की वजह से आपको काम मिलेगा। और मुझे लगता है कि काफी दरवाजे थिएटर आर्टिस्ट के लिए खुले हैं ओटीटी के बाद। तो ओटीटी का डेफिनेटली ये एडवांटेज मुझे लगता है बहुत बड़ा एक रहा है रंगमंच के लिए। और वैसे भी जिसने थिएटर किया है वो आई थिंक प्रोसेस और डिसिप्लिन तो डेफिनेटली वो फिल्मों में लेकर जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है थिएटर आर्टिस्ट के लिए। आप लोगों ने एआई की बात की, अभी हाल ही में केंद्रीय बजट आया, आप सबने देखा होगा, उसमें ऑरेंज इकोनॉमी की बात की गई कि भाई एवीजीसी सेक्टर, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर, और इसके साथ जोड़ दिया गया एआई और लाइव एंटरटेनमेंट, जो आज एक बहुत बड़ा ये फील्ड है, इमर्जिंग फील्ड है। तो ऑल्दो यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड बोथ ऑफ यू, बट मैं फिर भी लोगों को लगता है कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं पटकथा लेखन और अभिनय को खतरे में डाल देगा। तो आप दोनों का इस पे आप ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? देखो राहुल, मैं एक ही बात बोलूंगा, तुम क्या पूरे प्रोग्राम में हमें डराते ही रहोगे क्या? हैं? जब देखो तुम यही कह रहे हो, इससे क्या खतरा है, इससे क्या। दूसरी बात ये, भविष्य में एआई क्या करेगा मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं ज्योतिषी नहीं हूं। लेकिन जो सौरभ ने क्रिएट किया है मैं वो देख चुका हूं, आउटस्टैंडिंग। हाँ, थैंक यू। वो एआई का आई थिंक सबसे बड़ा फायदा तो आपने उठाया। हाँ, नहीं, वो फायदा उठाया। वो इट्स एट आई थिंक दैट अगर उसको कंपेयर करें तो इट्स लाइक अ न्यूली बॉर्न चाइल्ड, ठीक है ना। वो पता नहीं कि वो क्या बनेगा, वो जो हम करेंगे उसके साथ अल्टीमेटली वही, इट्स लाइक अ, बिकॉज इट्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग, इट्स अ। आई थिंक चित्ररंजन ने बहुत हाँ, ब्यूटीफुली आंसर किया है कि आर्टिस्टिक जो इंटेलिजेंस है, हाँ, उससे बड़ा कुछ और हो ही नहीं सकता। हाँ, नहीं, करेक्ट है। आई थिंक दैट इज, हाँ, और बिल्कुल एक जो फॉर्मेट अब और बदल रहा है वो आ रहा है, जैसे लॉन्ग फॉर्मेट की बात की ओटीटी, अब आ रहा है शॉर्ट फॉर्मेट, माइक्रो ड्रामास। और कहा जाता है कि जेनजी की अटेंशन स्पैन बहुत कम है। जो अरे भाई, ये तो मैं तो अपने बचपन से सुनता आ रहा हूँ। हमारे माँ बाप जो थे वो ये बोलते थे कि आजकल की जनरेशन समझ में नहीं आती है, 2-3 इनका तो सेकंड ध्यान ही में। नहीं रहता। आज हम बोल रहे हैं जेनजी को या किसी को, सो आई थिंक दैट्स अ, आई रियली डोंट थिंक आई। बट माइक्रो ड्रामास के आने से जहां पे आपको 2-3-4 सेकंड में एकदम हुक करना है ऑडियंस को। Micro dramas were always there. हाँ। They were there in the form of advertising. You loved advertising films, 30 seconds advertising films, 45 seconds. What was that? That is micro drama. So it's not. रील्स तो अभी आई हैं, चलो वो तो पॉपुलर हो गई, वो तो डेमोक्रेटाइज कर दिया आपने उसको, कि आपने उसको हर कोई मोबाइल से भी बना सकता है। एंड इफ इट होल्ड्स यू, इट होल्ड्स यू। आई रियली डोंट थिंक दैट देयर इज एनी, ये from an artist point of view, you know, these things are not there. क्या मीडियम है, क्या चीज है, क्या नहीं है, ये बिल्कुल होता ही नहीं है हमारे पर्सपेक्टिव में। ये बाहर का एनालिसिस होता है,
जैसे लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं सर आप किस जॉनरा में काम करना चाहेंगे, मैंने कहा यार सुनो जॉनरा तुम जानो, एज एन आर्टिस्ट ये तुम्हारा काम है कि तुम बताओ कि ये एक हॉरर है, ये आर्टिस्ट का खाली ये होता है कि जो उसने पिछली बार किया वो अगली बार ना करे, दैट इज द पर्सपेक्टिव। सो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं हर बार सीरियस रोल नहीं करना चाहूंगा, या हर बार मैं कॉमिक रोल नहीं करना चाहूंगा, या हर बार मैं एक ही प्रकार की कहानी नहीं लिखना चाहूंगा, मैं हर प्रकार की चीजें एक्सप्लोर करना चाहूंगा एज एन आर्टिस्ट। दैट इज व्हाट इज। कल सुबह नाश्ता कहाँ करना चाहोगे? कल सुबह तो होटल में फ्री है तो वहीं करेंगे। नहीं, मैं और सौरभ हमें काफी मौका मिला घूमने का, नॉर्वे, चंडीगढ़, खूब खाने को लेके, फूड को लेके जरा बताइए कि कैसे खाना जोड़ता है पूरे हिंदुस्तान को, है टाइम? हाँ नहीं देखिए क्या है सब, उसके बाद चित्रंजन बताएंगे कि उनका फेवरेट देखिए क्या है मैंने इनको एक सलाह दी थी, उन्होंने मानी नहीं है अभी तक। क्या होता है आप तो स्टेज पे बैठे हैं, माइक भी आपके हाथ में है और ज्ञान देने का शौक सबको होता है, तो हमारी तो सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, है ना। इसके बाद आप सवाल पूछेंगे सब लोग, ये लास्ट है। इसके मैं बाद हमेशा इसलिए कहता हूं मैं तो जहां पर जब भी जाता हूं किसी सेशन में, आई से कि ओपन इट टू द पब्लिक सो दैट यू नो वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन। मैं क्या खाता हूं क्या नहीं खाता हूं, मैं पता नहीं यार लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है उसमें। बिल्कुल है नहीं इंटरेस्टेड आप लोग? हाँ बिल्कुल है। खाना खाता हूं जी। खाना कैसे बदलता है हिंदुस्तान में? अरे ओके अब थोड़ी देर पहले इनसे बात हो रही थी, ये इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, इट्स नॉट कोई बहुत। हाँ ओके, तो मैं खाने के बारे में इनको बता रहा था कि भाई जैसे नॉर्थ में अगर आप देखें तो कैसे देश को बांधता है, खाना कैसे बांधता है, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं देखने के, लेकिन एक तरीका ये कि नॉर्थ में अगर आप देखें तो नॉर्मली अगर आप इस तरफ देखें तो क्या है नाश्ता जो आप बाहर निकल के बाजार में खाते हैं? छोले भटूरे, जलेबी, या पूरी छोले, कचौड़ी, समोसा, है ना, ये चीजें हो गई, करेक्ट। फिर आप जब यूपी की तरफ जाते हैं तो नॉर्मली नाश्ता कैसा हो जाता है? बेडमी, यानी आप छोले भटूरे में इसको आपने डिलीट करके एक नई चीज रख दी कि भाई बेडमी रख दी, पूरी रख दी, उसके साथ सब्जी होती है, आलू की सब्जी हो गई, कद्दू की सब्जी हो गई, और जलेबी के साथ दूध होता है, जलेबी रबड़ी दूध, ठीक है। आप ईस्टर्न साइड में जाएंगे, वो क्या करते हैं, वो बेडमी पूड़ी सब्जी सब रखते हैं, जलेबी भी रखते हैं, वो दूध को रिप्लेस करके दही कर देते हैं। बनारस जाएंगे आप तो दही जलेबी आप खाएंगे। आप मध्य प्रदेश चले जाइए, वो क्या करते हैं मध्य प्रदेश में, वो उठा के पूड़ी सब्जी को एक तरफ कर देते हैं, जलेबी रख लेते हैं, पोहा ले आते हैं। पोहा आगे बढ़ के जब महाराष्ट्र पहुंचता है तो वो पोहा रख लेते हैं, जलेबी को एक्सक्लूड करके उसमें शीरा डाल देते हैं। आप साउथ की तरफ बढ़ते हैं, वो पोहा एक्सक्लूड कर देते हैं, शीरा रख लेते हैं, उपमा डाल देते हैं। सो इफ यू सी द होल थिंग इज सीमलेसली कनेक्टेड, दैट इज व्हाट फूड डज। आई थिंक वी शुड ओपन इट। आप इनसे सवाल जो पूछना चाहें पूछिए। माइक दे दीजिए जरा, कोई वॉलंटियर्स होंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम दीपक मिश्रा है, मैं एक समाज सेवक हूँ। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जो आज की जनरेशन में कुछ बच्चे जैसे एक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको घर वालों की तरफ से कभी कभी सहयोग नहीं मिल पाता, जैसे कई फिल्मों में भी दिखाया जाता है। तो उनको उस सिचुएशन में जैसे क्या करना चाहिए सर? वो मतलब अगर घर की स्थिति भी सही नहीं है लेकिन उनके अंदर कला है, तो उसको आगे तक ले जाने के लिए वो ऐसा क्या करें कि जो मतलब उनको आगे जीवन में तरक्की भी मिले, और जब तरक्की मिलती है तो घर वाले सहयोग करने लगते हैं, रिश्तेदार, आस पड़ोसी, लेकिन जब तरक्की जब तक नहीं मिलती वह निराश रहते हैं।
मेरा वायदा है आपसे और मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं, इन सबको घर में एक्टिंग करने की जरूरत पड़ती है और करते हैं। एक्टर में एक खास बात होती है, अपार्ट फ्रॉम ये झूठ वाली बात नहीं है, बात ये होती है कि जो आप नहीं है उस या जिस स्थिति में आप नहीं है उस स्थिति को आप रिप्रोड्यूस करते हैं, करेक्ट। तो मैं तो बचपन से ही एक्टर था, क्योंकि मैं जब कोई किताब कॉमिक्स पढ़ने का बड़ा शौक था, मैं कॉमिक्स पढ़ रहा होता था, माँ घुस जाती थी अंदर, क्या कर रहे हो, तो मैं नीचे से अपनी टेक्स्ट बुक उठा के कहता था मैं तो टेक्स्ट बुक पढ़ रहा हूं, और जिस सच्चाई से मैं कहता था माँ मान भी जाती थी। तो मुझे ये बाद में एहसास हुआ कि वो एक्टिंग में बड़ा काम आया। तो पहली बात तो ये कि हताश ना हो, आप एक्टिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। जो कहते हैं ना कि हम एक्टिंग कैसे सीखें, हमें क्या करना है, क्या, तो एक्टर तो सारे, मेरे ख्याल से यहां जितने बैठे हैं सब एक्टर हैं, सारे एक्टर होते हैं, और ये सच है, ये सच है। ईरान में कितनी फिल्में बनी हैं जो वो लोग गांव में जाते हैं वो लोग, और गांव के ही लोगों को लेके फिल्में बनाते हैं, तो हाउ दे बिकम एक्टर्स, दैट इज वन। वो परिवार सपोर्ट नहीं करता है। ये जो आप बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। हर मां बाप जो है वो जो भी एक ट्रेंड होता है उसके प्रिटेक्स्ट में चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे के साथ अच्छा हो। मेरे माँ बाप, मेरे फादर, मेरी मदर दोनों म्यूजिशियन थे। मैं कला के क्षेत्र में आ रहा था, मेरे माँ बाप ने मुझसे कॉमर्स का कोर्स कराया, और मैं बहुत ही निखद्द किस्म का स्टूडेंट था। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मुझे ये नहीं पता था अकाउंटेंसी में डेबिट किस तरफ जाता है, क्रेडिट किस तरफ जाता है। समाव में पहुंच गया था। वो कलाकार थे, उसके बावजूद उनको डर था, क्योंकि उन्होंने कला का पूरा देखा था कि भाई इसमें स्ट्रगल है, वो उतना सिक्योर्ड नहीं है, नौकरी नहीं होती है, इट्स अ फ्रीलांस थिंग ना, आपको प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट काम करना पड़ता है। तो माँ बाप बुरा नहीं चाहते, पर अगर आप चाहते हैं, जैसे मुझे कॉमर्स पढ़ाया गया, लेकिन मेरा ये था कि नहीं बॉस, मुझे करना यही है। और मैं बाय द वे आई एम नॉट मेरे घर में मुझे हमेशा, मेरा जो परिवार है वो एजुकेशनिस्ट का परिवार है। अगर आप मास्टर्स डिग्री नहीं है तो आप अनपढ़ है, ये मेन था हमारे यहां। मैं मास्टर्स का सेकेंड ईयर कर रहा था, विच वॉज द फाइनल ईयर। 3 महीने पहले मैंने मास्टर्स छोड़ दिया था। आई डोंट हैव द मास्टर्स डिग्री। मैंने क्यों छोड़ दिया था? मैंने कहा मैं अपने आप से झूठ नहीं बोलूंगा। आई विल नॉट गो देयर एंड प्रिटेंड लाइक समबडी एल्स। आई विल डू व्हाट आई कैन डू। और इस बात पे बहुत झगड़ा हुआ था घर में, मां बहुत रोई थी। पर बाद में मां ने बहुत आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा तुमने जो किया बहुत अच्छा किया। सो एक तरह का टेस्ट भी है ये कि आपके अंदर वो आग कितनी है। ठीक है, आपको करने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अगर आपके अंदर आ गए तो आप घबराइए नहीं। आप अगर निकल गए तो फिर आपको कोई चीज नहीं दबा सकेगी, क्योंकि ये जीवन भर चलता रहेगा। ये खाली माँ बाप से नहीं होता है, खाली परिवार से नहीं होता। जब आप इंडस्ट्री में आते हैं, जब आप किसी भी दुनिया में जब आते हैं, आप जो करना चाहते हैं उसको करने के लिए हमेशा संघर्ष ही है भाई। तो मेरे ख्याल से ये संघर्ष अगर समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। आग जलती रहनी चाहिए हमेशा। नहीं, और ये 2 तरह के एक्टर्स होते हैं, 2 तरह के वर्ग है जिसमें से एक्टर बनने के लिए लोग आते हैं। तो जब यंगस्टर्स आते हैं तो मैं उनको बोलता हूं भाई पापा के पास पैसा है? कहता हाँ डैड तो अभी मुझे एक फ्लैट दे रहे हैं मुंबई में, गाड़ी दे रहे हैं। मैं कहा तो बेटा तू एक्टिंग के लिए क्यों पूछ रहा है? तू प्रोटीन खा, वो प्रोटीन तेरा एक्टिंग है। तू प्रोटीन खा, जिम जा, हल्दी लगा, गोरा बन। जो
कहते हैं घर में थोड़ी प्रॉब्लम है लेकिन मैं करना चाहता हूं, मैं कैसे करूं? मैं कहता हूं तू एक्टिंग को अपना प्रोटीन बना, तो थिएटर कर और अच्छे अच्छे एक्टर्स को देख, चाहे सिनेमा हो चाहे थिएटर हो, और कुछ पढ़ो भी। और पढ़ते समय भगवान एक अद्भुत टीवी चैनल यहाँ एक स्क्रीन दे देता है ना हमारे, कि हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ एक पैरेलली एक चलता रहता है, अपनी तरह से चलता है। मैं जो विजुअल देख रहा हूँ एक नॉवेल पढ़ के, हो सकता है सौरभ भाई कुछ और देखेंगे, बट उसी के इर्द गिर्द चलता है, विजुअल चेंज होता है, सब कुछ आपकी अपनी यात्रा और संवेदनाओं पे वो डिपेंड करता है। तो सिंपल है, दो वर्गों की लड़ाई है, एक जो प्रोटीन को एक्टिंग बनाते हैं, दूसरा जो एक्टिंग को प्रोटीन बनाते हैं। तो संघर्ष ये है, संघर्ष वो नहीं है कि पापा मना कर रहे हैं, पापा तो हैं ही विलेन, पापा हर बात पे बोलते हैं, तो पापा की ना सुने, अपनी सुने, और फिर जब वो पापा बने फिर अपना ना सुनाए। सर एक बात पूछना चाह रही हूँ, आपने इतने अलग अलग रोल्स निभाए हैं, किरदार निभाए हैं, अब बिंदिया के बाहुबली बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप इनमें से कितने किरदारों को घर बरनाली जी के पास ले जाते हैं? एक तो बरनाली जी, ये बरनाली जी भी यहाँ पे हैं, जोरदार तालियां हो जाए बरनाली जी के लिए। बरनाली जी जरा सबको नमस्ते कीजिए। मिसेस सौरभ शुक्ला। इन्होंने कहा मिसेस सौरभ शुक्ला, एक्चुअली दिस इज मिस्टर बरनाली रे। मैं चलो, महिला ऑडियंस का तो मिला मुझे सपोर्ट। अच्छा देखिए, पहली बात आपका अच्छा ये सवाल है। बरनाली मेरी पत्नी है, मैं इनका पति हूं, लेकिन पति पत्नी होने से पहले, और ये सच है, हम दोनों इंडिविजुअल आर्टिस्ट हैं। शी इज अ फिल्म मेकर, राइटर, and then also she's a poet, yeah, an accomplished poet। आप अंग्रेजी में करती हैं ये कविताएं, इनका अंग्रेजी भाषा इनका वो है। एनीवे, मैं फिल्म मेकर हूं, आर्टिस्ट हूं, एक्टर हूं, बहुत सारी चीजें करता हूं। आई डोंट थिंक दैट वी नेवर मिसअंडरस्टैंड इट। दूसरी बात, आपने कहा कि कितने किरदारों को आप घर ले जाते हैं। सारे किरदारों को, सारे किरदारों को। मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। लोग अक्सर कहते हैं कि आप इतने किरदार जीते, इतनी जिंदगियां जीते हैं। मैं कभी नहीं समझ पाया इस बात को। मेरे पर्सपेक्टिव से ये बात झूठ है कि आप इतने किरदारों को जीते। आप इतने किरदारों को नहीं जीते, आप सिर्फ अपने और अपने आप को जीते। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जो बातें अपने बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि आप एक किरदार कर रहे हैं, आप जब अपने आप को कुरेदते हैं, आपको अंदर वही किरदार आपको अपने अंदर मिल जाता है। एंड आई कॉल इट अ ब्लेसिंग फॉर अ क्रिएटिव पर्सन, because just by default because you have to scratch the character or scratch a situation and you find it in yourself। so retrospect आपका अपनी लाइफ के हिसाब से होता रहता है। बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर मान लीजिए मैं ऐसा कोई विभत्स किस्म का और बहुत ही अनएक्सेप्टेबल सोशली कैरेक्टर कर रहा हूं, जो मैं हूं नहीं, लेकिन उसकी सोच का कोई अंश मेरे अंदर होता है, मैं जब उसको टैप कर लेता हूं तो मुझे समझ में आता है। जैसे साइंस में होता है ना कि भाई आप एक्सपेरिमेंट छोटा होता है, उसका जो बड़ा रूप होता है वो बड़ा होता है। भाई इंजीनियर्स भी जब ब्रिज बनाते हैं, जब वो क्लासरूम में बनाते हैं, तो वो इतना बड़ा ब्रिज थोड़ी ना बनाते हैं, वो तो टेबल पे बनाते हैं छोटा सा, और उसके प्रिंसिपल्स को वो करते हैं। सिमिलरली एज आर्टिस्ट वी टैप दैट पर्टिकुलर पार्ट एंड वी रियलाइज एंड वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि यार ये कैरेक्टर ऐसा क्यों है,
So then you relate with it, and that is actually in you. Because I believe that all human beings have exactly all the same things in them. हेलो सर। सर यहाँ सर राइट सर मेरा नाम तेजस्वी मघेल है और सर मैं आपका सर एक्टर तो मैं फ़ैन हुई और साथ में आपको डायरेक्टिंग का भी फ़ैन हूँ। आपकी मैंने मूवी देखी हुई है, चेहरा, मुद्दा और पप्पू कांड अच्छा, हाँ नहीं, पप्पू कांड साल अच्छी है। पिछली 2 फिल्में भूल जाओ यार, मैंने छोड़ देखी दो। हुई है और अरे हर इंसान गलती करता है यार, तुम तो क्या बात कर रहे हो यार। ट्राइडी भी अच्छी तुम देखो जब खुली किताब, जो अभी इस वक्त Z5 पे है, वो ओके देखो। ओके सर। हाँ हाँ तो सर मेरा सर मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। सर मेरे को ये पूछना था सर, आप जो ऐसे कोई मूवी करते हैं और फिर उसके जो सेम किरदार है, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए बर्फी और एक और मूवी आई थी आपकी उसी के साथ जग्गा जासूस, उसमें आपके मतलब इमोशन को आप किस तरह से आप देखते हैं कि उनको ब्रेक कैसे करते हैं? क्योंकि आप एक्टिंग में वो कहते हैं ना कि एक रिदम को ब्रेक करना, क्योंकि सेम इमोशन रहते हैं, हर चीज़ का एक सेम इमोशन है, पर उसको आप ब्रेक कैसे करें? हर मूवी में आप अलग अलग कैसे हो पाते हैं? कोई आपकी पहली मूवी 1993 या 1994 में आई थी, उसके बाद से अब तक आप वही सेम इमोशन को हर मूवी में कर पाना, उसको अलग कैसे करते हैं? उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है, उसके पैसे मिलते हैं मुझे। तुम पैसे दे के देखो, मैं रिदम अभी ब्रेक कर दूंगा। See, it's quite interesting. When I look at doctors, I wonder how do they work? How do they understand? I have this or I have that. How do they know everything about body, about biology or whatever? ठीक है? मैं एक इंजीनियर को देखता हूँ, the same thing. मैं जब एक पायलट को देखता हूँ, same thing. I'm an actor. This is what I do. Or I'm a filmmaker or whatever. But this is what I do. It comes naturally to me, and I've practiced it for so many years, so I know it. I can't explain it. There's no rocket science behind it, but at the same time, it's not a mystery, यार. अब तुम करो, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। तो ये जो है परत जो है, इस पर इतनी रसरी चली है कि अब इस पर निशान ही निशान है। हेलो आज के सत्र का ये आखिरी प्रश्न। यस ये सवाल नहीं है बल्कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों को सुन रही हूँ, और आप तीनों के तीनों जो बोलेंगे बहुत मज़ेदार होगा, ज्ञानवर्धक होगा, लेकिन आपको सुनते हुए मुझे ये सब लगा है कि जिस सब्जेक्ट पे परिचर्चा थी उस पर सबसे कम बात की गई। तो ये मैं सब्जेक्ट बता दीजिए, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सर आपको इनवाइट किया गया है। हाँ, इनवाइट तो किया गया, मगर सब्जेक्ट नहीं, मुझे ऐसा लगा कि रंगमंच पे ज्यादा बातचीत होनी चाहिए थी। फिर मतलब आप लोगों का प्रोफाइल बहुत बड़ा है ना सर, तो हमें ये भी सुनने में मजा आया, ऐसा नहीं है कि मैं मजा नहीं आया। मैं तो शेक्सपियर को मानता हूँ मैडम। The world is my stage. So anything you talk about it's all stage. लेकिन फिल्म और OTT पे ज्यादा बात हुई, बस यही कहना था। जरूर। दर्शकों की उत्सुकता देखकर क्वेश्चन, एक और प्रश्न लेते हुए मैम प्लीज। मेरे जो हाँ जोर से पूछिए। आप कुछ कहना चाहेंगे रंगमंच पे? आप कुछ कहना? नहीं, हम आपको सुन लेते हैं, आप बताइए क्या बोलना चाहेंगे, आप बताइए। बोलो भाई। तो आपको संतुष्टि नहीं हुई उससे? एक्चुअली मैं जिनको देख के आया हूं
वो कुछ कहें तो उनको संतुष्टि होगी। मैं तो आपको देखा था ना। आप चाहती मैं कहूं रंगमंच के बारे में? तो आपकी शिकायत मुझसे है, मतलब इस पैनल से नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ। नहीं देखिए, सुनिए, देखिए क्या है। आई थिंक इट वाज अ यस, ऑफ कोर्स रंगमंच के बारे में इन्होंने काफी कुछ कहा। मैं विधाओं में फर्क नहीं रखता हूं, है ना। मेरे लिए विधा में फर्क ज्यादा नहीं होता, बिकॉज आई टेक इट एज, अब ये छोड़िए, ये एक अलग ही बहस हो जाएगी कि क्यों नहीं रखते, क्यों नहीं देखते हैं आप। नहीं देखता भाई, नहीं देखता, है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो भी मैंने कहा है, जो भी मैंने जिन भी चीजों, मैंने थोड़ा भाषा के बारे में भी बात की है, थोड़ा इन चीजों के बारे में बात की है, उसमें रंगमंच इंक्लूडेड था। व्हाट इज इट दैट यू वांट टू नो अबाउट रंगमंच? अगर आप मुझे बता दें तो मैं आपको जरूर कुछ जवाब दूंगा। इन आइसोलेशन तो मैं कुछ कह नहीं सकता। क्या चीज आप जानना चाहेंगे रंगमंच के बारे में? कोई ऐसे रीडिंग कॉन्टेस्ट नहीं था ये। नहीं हम कि सब मतलब लोग एक बातचीत कर रहे हैं। अगर कोई विशेष नहीं, अगर आप सच में जानना चाहें। नहीं, नॉट एट ऑल, बुरे लगने की बात ही नहीं, लेकिन कोई आपका सवाल हो तो आप बताइए। नहीं भाई, मैं वो नहीं, वो मैं उसकी बात नहीं, मैं सच में आपसे पूछ रहा हूं। कोई आपका कोई सवाल है, कोई ऐसी दुविधा रंगमंच को लेके? ओके। वो देख मेरी तरफ रही थी, लेकिन कह आपसे रही थी, आप चिंता मत करो। क्योंकि मुझे थोड़ा आदत है, एक्टर्स की बड़ी बुरी आदत होती है कि दो एक्टर्स खड़े होते हैं ना, सो लास्ट लाइन कौन बोलेगा, तो इसलिए मैंने पहले माइक उनकी तरफ बढ़ा दिया कि लास्ट लाइन मैं ही बोलूंगा। न्यूट्रलिटी क्या है मुझे पता ही नहीं है, तो इसलिए ये कह देना कि somebody is neutral, I doubt that person. सो इसलिए आपके सवाल का जवाब यही मेरा खत्म। अब लास्ट लाइन भाई बोलेंगे। ओके, आपका सवाल अच्छा है। आई कंप्लीटली अग्री विद इट। आप सभी का हृदय से हार्दिक धन्यवाद। No, I think she's little disappointed. She's little disappointed. Let me answer this. एक मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत रिसेंटली मैंने कहीं पढ़ा था, या शायद रील देखी थी, पता नहीं, कुछ जो भी है, दोनों आजकल एक ही चीजें हैं। उसमें ये कहा गया था कि you only become artist, or by default, if you're an artist, you're a rebel. You're a rebel. Why you are a rebel? Why you become an artist? Because you have something to say. What do you have something to say? Which is not there. So जो भी है वो सही या गलत है उसकी बात नहीं है. As an artist, you'll always have something to say and saying में देखो एक चीज समझ लो, तुम और मैं साथ बैठे और हम अग्री कहें कि भाई आप बोले कि चितरंजन जी बहुत अच्छे हैं, मैं बोलूं चितरंजन जी बहुत अच्छे हैं, उसके बाद एक लाइन बात नहीं होगी हमारे बीच में, बिकॉज द कॉन्वर्सेशन एंड्स देयर.
यू से चितरंजन जी बहुत अच्छे हैं। मैं कह रहा हाँ ठीक ही है यार, मतलब इतना क्या है, देखो घंटों बातें होंगी। दैट्स व्हाट एन आर्टिस्ट डज, ही क्रिएट्स अ कॉन्वर्सेशन। ठीक है, आप जिस न्यूट्रल, मुझे नहीं मालूम कि क्या न्यूट्रलिटी है, जैसे इन्होंने कहा, सच में मुझे नहीं मालूम, बट अगर आप वो कह रहे हैं दैट इट इज कंप्लीटली एक्सेप्टेड बाय दिस सोसाइटी, यू आर मिस्टेकन। नथिंग is at absolute completion. There is nothing, because it will be accepted by some, not accepted by this thing, and you might, as an artist, might have another point of view. It should create a question, it should create a conversation, and that is the purpose of art. आप सभी I think also from a point of view of a person, अगर हम आर्टिस्ट को भी एक साइड पे रख दें, हम आम एक इंसान की बात करें, मुझे जो लगा सौरभ की बात सुन के, जहां एक्सेप्टेंस की बात है कि भी खतरे की बात मत करो, तो क्या है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्डिंग एंड रिएक्टिंग। तो मुझे लगा कि वो बहुत जरूरी चीज है कि अगर आप हर चीज पे रिएक्ट करेंगे, अगर आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे और उसको एक्सेप्ट करके, एवोल्यूशन हैज टू बी देयर, यू हैव टू इवॉल्व। तो अगर आप न्यूट्रल हो जाएंगे, नहीं सब ठीक है, तो वो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक is not right, but how you accept things and keep on moving with your own pace, I think that is what is important. मैम, हमें प्लीज समय की पाबंदी है, मैं माफी चाहूंगी आपसे। Just last thing, I'll clear it because I have to have the last You dialogue. always have the last. I have to have the last dialogue. मैंने खतरों की बात नहीं की थी, मैंने डर की बात की थी। अगर आप चाहते हैं मैं भगवान मानूं, मुझे उससे डराइए मत, मुझे उससे प्रेम करने दीजिए। दिस इज व्हाट आई से। हाँ, पूछो भी। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। इसके बाद कौन सा है? इसके बाद कौन सा सेशन है? हाँ देखिए, हिमांशु जी आप बहुत चट गए होंगे। हार्दिक धन्यवाद इस रोमांच से भरे सत्र के लिए। आप आप अलग से सभी पूछ का मेरे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, सौरभ शुक्ला जी का, चित्रंजन त्रिपाठी जी और राहुल मित्रा जी का। आप सभी का हृदय से हार्दिक धन्यवाद।